हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना ही आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं मृदा का वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 मृदा संसाधन एवं विकास का है, जिसमें हम सबसे पहले मृदा संसाधन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मृदा वर्गीकरण का। हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। वर्गीकरण से क्या मतलब होता है, मृदा के वर्गीकरण का मतलब क्या होता है ना, वर्गीकरण जैसे जिसको आप कहते हैं ना मृदा का वर्गीकरण। तो इस मृदा के वर्गीकरण से मतलब क्या है, अंग्रेजी में इसको कह देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का मतलब क्या होता है ना, वर्गीकरण करते हैं ना, हर एक चीज को अपन बांटते हैं अलग अलग तरीके। तो वर्गीकरण करते हैं क्या है, मतलब क्या हो गया, बांटना या विभाजित करना। बांटना या क्या हो गया, विभाजित करना। क्यों करते हैं, ये क्यों बांटते हैं या क्यों विभाजित करते हैं, तो हर एक व्यक्ति की, हर एक चीज की दुनिया में क्वालिटी अलग होती है। तो इनकी विशेषताओं के आधार पर, इनके रंग के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर इनको बांटना पड़ता है, इनको विभाजित करना पड़ता है। तो वर्गीकरण का मतलब आ गया बांटना या विभाजित करना। इनकी बनावट के आधार पर, रंग के आधार पर, उम्र के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, इनके आधार पर मृदा को बांटना पड़ता है। उसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे 5 साल का आदमी बुढ़ा नहीं हो सकता और 75 साल का व्यक्ति जवान या बच्चा नहीं हो सकता, वैसे ही मृदा की अगर बात करें तो उनकी उम्र भी होती है। हर उम्र के आधार पर मृदा का भी वर्गीकरण करते हैं। जैसे गोरे व्यक्ति को काला नहीं कह सकते, काले व्यक्ति को गोरा नहीं कह सकते, वैसे ही मिट्टी काली होती है तो उसको आप लाल नहीं कह सकते, लाल पीली मिट्टी को आप जलोढ़ नहीं कह सकते। तो उनके रंग के आधार पर, अब ये रंग और जो उम्र है वो कैसे डिसाइड होती है, मतलब उम्र के साथ जो उनका रंग है वो कैसे डिसाइड होता है, वो होता है रासायनिक गुण के आधार पर कि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी के आधार पर इनका रंग डिसाइड होता है। जैसे आप पाएंगे कि दक्षिण भारत में जो भारतीय हैं उनका रंग थोड़ा सा डार्क होता है और उत्तर भारत में कश्मीर तरफ जो लोग हैं उनका रंग जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है, वो थोड़ी गोरे होते हैं। क्या कारण है, तो कारण है उनके शरीर की बनावट और उनका पर्यावरण, जो पर्यावरण उनके एरिया का है, क्लाइमेट जिसको हम बात करें। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो गर्मी बहुत होती है, इस कारण से बॉडी का जो मेलेनोसाइट है वो एक्टिव हो जाता है, आप काले हो जाते हैं। और उत्तर भारत में चूंकि मेलेनोसाइट क्या करता है, स्किन को धूप से जलने से बचाता है, इसलिए वो एक्टिव होकर स्किन के पास आ जाता है, इसलिए व्यक्ति का रंग काला दिखने लगता है। आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा कि अगर आप धूप में काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका रंग डल हो जाता है और आप घर में बैठे बैठे रहते हैं, दिन पे दिन गोरे निकलते आते हैं ना। तो ऐसे ही क्या होगा कि मृदा का जो रंग होता है वो उनकी उम्र है ना, कितने पुराने हो गए हैं, कब तक इनका काम चल रहा है, और साथ ही साथ उनके रासायनिक गुण क्या हैं, इनके आधार पर है ना, रासायनिक गुण और उम्र के आधार पर इनका रंग डिसाइड होता है, इनकी बनावट के आधार पर इनका रंग निर्धारित होता है। और बनावट, रंग, उम्र और रासायनिक गुण, इन सब के आधार पर मृदा को हम अलग अलग तरीके से बांट देते हैं कौन कौन सी मृदा होगी। भारत में पाई जाने वाली मृदा निम्नलिखित प्रकार की है, मतलब दुनिया में और प्रकार की भी मृदाएं पाई जाती होंगी, लेकिन हम भारत में जो मृदा पाई जाती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो है जलोढ़ मृदा के बारे में, कि जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है। तो जलोढ़ मृदा कहां मिलेगी, तो जलोढ़ जो आपको मिलेगी, मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है ना, मान लिया अपन ने कि ये नदी ऐसे कुछ बहती चली जा रही है, के लिए ये नदी बह रही है, यहां पर कुछ इस तरीके से बहती चली जा रही है। अब नदी में कभी कभी बाढ़ आएगा, नदी क्या करती है आपको पता होगा, नदी के द्वारा अपर्दन किया जाता है, वो अपने आसपास की नदी क्या करती है, अपने किनारों पर यहां पर क्या करेगी, यहां की मिट्टी को काट कर ले जाएगी। जब बाढ़ आती है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ये वाला इलाका, मतलब कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आती है तो ये वाला एरिया बढ़ जाता है, या हम ये कहेंगे जिसका प्रवाह क्षेत्र है कि इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियां भी आकर मिल रही होंगी ना, कई सारी छोटी छोटी नदियां भी आकर इसके साथ मिलती होंगी, कुछ इस तरीके से ऐसी मिल जाया
करती होंगी। तो इन नदियों के कारण यहां पर क्या हो रहा है कि नदियों के साथ कुछ कुछ चीजें काट कर लाई जा रही हैं, कुछ कुछ चीजें ये काट कर ला रहे हैं साथ में। तो इससे क्या होता है, इससे मृदा का निर्माण होता है। और जो निर्माण की गई मृदा है उस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं, यहां पर जो मृदा है नदी के द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे कणों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को कहते हैं क्या, उस मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़। क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। तो समझ में आई बात कि ये मृदा की उपलब्धता कहां होगी, डायग्राम से मैंने बताने की कोशिश की है कि इससे अब आप ये पता लगा पाए कि जलोढ़ मृदा आपको कहां कहां मिल जाएगी। अब बात करेंगे कि नदियों या नदियों द्वारा बनाए गए मैदान है ना, नदियों या नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हमने बात करी कैसे पाई जाती है कि मृदा जो है वो नदी क्या है, अपने साथ मृदा का अपर्दन करती है, आसपास के इलाके को काटती है और जहां बाढ़ आती है वहां फैल जाती है, या अपने जहां पर उसका कैचमेंट या उसका अपवाह क्षेत्र होता है उन सब जगह पर यह मृदा आपकी पाई जाएगी। तो यह मृदा कहां पाई जाएगी, जलोढ़ नदी के साथ साथ पाई जाएगी, नदी मैदानों में पाई जाएगी, नदियों के द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाएगी। तो कहां पाई जाएगी कि नदी द्वारा बनाए गए मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। इस प्रकार की मृदा की आयु कम होती है। यह मृदा भारत के पूर्व और उत्तर मैदानों में पाई जाती है। अब इसमें कह रहे हैं कि आयु कम होती है। आयु कम का मतलब क्या, आयु इसलिए कम होती है फिर बाढ़ आ गई तो बह के चलेगी, दोबारा बनेगी। तो क्या है, ये नदी के द्वारा लाकर बनाई जा रही है ना, तो बाढ़ आ गई तो फिर बह जाएगी, पीछे से दूसरी मृदा आएगी, इस कारण से इसकी आयु कम होती है। कहां कहां पाई जाएगी, तो आप देखो गंगा में, गंगा क्षेत्र में, यमुना क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र है ना। तो इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नाम की नदियां बहती हैं। जहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर और पूर्व में, तो गंगा क्षेत्र में, यमुना क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में, यहां पर यह मृदा पाई जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, जलोढ़ मृदा का संचयन नदियों के तंत्र द्वारा होता है। नदी का तंत्र क्या होता है, मान लीजिए कि कोई नदी ये बह रही है, अपन ने मान लिया कि ये कोई एक नदी जा रही है। अब इसमें हमने माना कि इसमें कोई एक सहायक नदी आकर ये मिल गई, एक सहायक नदी आकर ये मिल गई, एक आई ऐसी और फिर यहां पर मिल गई, एक आई ऐसी और ऐसी मिल गई, यहां पर देखना एक आई ऐसी और ऐसी मिल गई यहां पर। ये सब क्या होगा, ये जंक्शन हो गए जहां पर ये मिल रही है, ये सब क्या हो गया, जंक्शन हो गए कि एक और आ गई। अब इनमें क्या है कि इनके अंदर भी कई सारी छोटी छोटी नदियां और आकर मिल रही होंगी। मान लीजिए कि इसमें कोई एक ये नदी मिल गई, इसमें कोई एक नदी मिल गई है ना, ये इनका प्रवाह है, इसमें कोई एक नदी मिल गई, इसमें कोई एक नदी, यहां पर कोई एक नदी आ गई ऐसी, यहां पर कोई एक नदी आ गई ऐसी, यहां पर कोई एक नदी। तो ये सब इलाका क्या होगा, ये हो गया इसका अपवाह क्षेत्र। समझ में आया, मतलब नदी, उसकी सहायक नदी और सहायक नदी की सहायक नदी, इससे मिलकर क्या बनता है, उसका बनता है नदी तंत्र, या इसको कहते हैं अपवाह तंत्र। इन क्षेत्रों में ही उस मिट्टी का निर्माण होगा। अब जहां जहां बारिश होगी तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे आप कैचमेंट एरिया कहला जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, इसको अपवाह क्षेत्र आप कह देंगे। और ये अपवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहां पर इस मृदा का निर्माण होगा जिसको आप जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्लियर बात, समझ में आ रही बात कि कैसे निर्माण होगा जलोढ़ मृदा का, ठीक है। उत्तर के मैदानों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कृष्णा मतलब कहां कहां, महानदी जो कि कहां पर है आपकी उड़ीसा के पास, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के निकट तटीय मैदानों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी हम एक एक करके डायग्राम पर बात भी करेंगे। कुछ इस प्रकार की होती है जलोढ़ मृदा, आप फोटो देख लेना, आपकी किताब के अंदर भी फोटो है। इसी तरीके से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसमें क्या गुण होने चाहिए, हर एक दुनिया में कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है। इस मृदा में सिल्ट होता है, रेत होती है और मृत्तिका है ना, विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है ना, ये सब चीजें इसमें पाई जाएंगी। जब हम नदी के मुहाने से ऊपर घाटी की तरफ जाते हैं तो या बढ़ते हैं तो जलोढ़ मृदा के कणों का आकार बढ़ने लगता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, हम जब मुहाने से है ना, मुहाने से कहां ऊपर की तरफ, जैसे आप माने कि गंगा कुछ बहते हुए ऐसे गई है, यहां पर उसका मुहाना है, कुछ इस तरीके से नदी फट गई, इसका मुंह फट गया। तो अब जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे नदी में तो क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बना देता हूं, यहां पर देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए कोई नदी जा रही है, अब यहां पर क्या होगा कि मुहाना बन गया, ऐसे कई सारी वितरकाएं आ गई। जहां पर ये पानी आ रहा है, ये कई सारी क्या हो गई वितरकाएं, मतलब यहां से पानी आ गया, यहां पर फट गई, यहां से पानी आ गया, यहां से पानी आ गया, यहां से पानी आ गया, और ये नदी अपनी जा ही रही है ऐसी कुछ। अब ये नदी में कहा गया कि ये क्या है, इसको कह दिया कि ये क्या है, मुहाना।
है ना, ये क्या है मुहाना, और ये क्या है हमारी नदी, ये क्या है नदी। तो इस नदी में जब मुहाने से ऊपर की तरफ, मतलब ऐसे नहीं चले जाना ऊपर, मतलब नदी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां पर कणों का आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। यही कहने की बात यहां पर की गई है कि जैसे ही आप नदी पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कणों का आकार बढ़ता जाता है, कणों का साइज बढ़ने लगता है। जलोढ़ मृदा जो है वो बहुत उपजाऊ होती है, इस पर बहुत पैदावार होती है, लगभग सभी प्रकार की फसलें आप इस पर पैदा कर सकते हैं। याद रखना, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं साथ में, लगभग, सभी तो नहीं होंगे लेकिन लगभग सभी प्रकार की जो आप फसलें हैं वो इसके अंदर उगा सकते हैं। यही कारण है कि जब सभी प्रकार की फसलें उग जाएंगी और जो मृदा पाई जाती है जलोढ़ उत्तर के मैदान में पाई जाती है, तो खेती के कारण लोग वहां पर ज्यादा बसेंगे। इसी कारण उत्तर मैदान में या उत्तर के मैदान में आपको आबादी सघन मिलेगी। उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा यमुना का मैदान है, इसको उत्तर का मैदान भी कहते हैं। यहां पर मैदानी भाग है, गंगा यमुना का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, पैदावार अच्छी होगी तो लोग कहां जाएंगे, वहीं जाएंगे। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में आप सघन जनसंख्या देख पाते हैं, या जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख पाते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर। यहां पर पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या है या बड़े मात्रा में जनसंख्या है। कणों के आकार के अलावा मृदा को हम आयु के हिसाब से कई प्रकार से बांटते हैं, जैसे पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं तो नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। तो कौन सी ज्यादा उपजाऊ होगी बताइए आप, ये कमेंट करके आप बताइए कौन सी ज्यादा उपजाऊ होगी, पुरानी जलोढ़ उपजाऊ होगी या नई जलोढ़ उपजाऊ होगी, बांगर ज्यादा उपजाऊ होगी या खादर ज्यादा उपजाऊ होगी, आपको ये कमेंट करके बताना है। इसके कण जो अब हम बांगर की बात कर रहे हैं तो इसके कण क्या होते हैं, आकार के, छोटे आकार के होते हैं, उनका साइज छोटा होता है। और अगर हम खादर की बात करते हैं, जो नई जलोढ़ है जिसको आप खादर कहते हैं, इसका क्या है, इसके कण थोड़ी से बड़े आकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, एसिड, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत की अधिकांश मृदाओं के अंदर एनपीके की कमी होती है ना, किसी में नाइट्रोजन कम होता है, किसी में फास्फोरस कम होता है, किसी में, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें पोटास और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में, इसमें आप नाइट्रोजन कम पाएंगे, है ना। पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए यह मृदा गन्ने, धान, गेहूं, मक्का और दाल की फसल के लिए उपयुक्त है। गन्ना, धान, गेहूं, मक्का और दाल की फसल के लिए। गन्ना एक व्यावसायिक फसल हो जाती है, इससे हम शक्कर और गुड़ तैयार करते हैं जो मिठाइयों के काम में आता है। धान जिसको आप पैडी भी कहते हैं, ये मुख्य खाद्यान्न है। आप देखेंगे पूर्वी भारत, उत्तर भारत में लोग चावल जरूर खाते हैं, भले रोटी एक कम खाएं। गेहूं बिना रोटी के तो भारत भर किसी का पेट भरता नहीं है। मक्का ये भी एक प्रमुख खाद्यान्न है। और दाल है ना, बिना दाल तो आप काम चलता नहीं, हर चीज में दाल डलती है। तो इन सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है, हमने बात करी थी शुरुआत में कि जैसे ही हम बात कर रहे हैं इसकी उपलब्धता की, तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये बात की गई थी। और इसके अलावा बात की गई थी कहां पर, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र पर। तो अब इन नदी क्षेत्रों में आपको देख रहे हैं कहां पर, तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है। मैं काला पेन ले रहा हूं और पतला कर रहा हूं, है ना। यहां से आप देखना कि ये गंगा की बेल्ट होती है कुछ इस तरीके से, और ये यमुना की बेल्ट होती है कुछ इस तरीके से। काला सही नहीं रहेगा, नीला लेते हैं अपन, है ना। ये गंगा गई, ये यमुना इसमें मिल गई, और ये यहां से क्या आई, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या आई, ब्रह्मपुत्र। और ये क्या हो गई, इसको कह देंगे ये हो गई गंगा। ये क्या हो गई, इसको कह देंगे यमुना। क्या कह देंगे, यमुना। क्लियर। अब बात जो आती है, यहां पर एक नदी आती है इसको आप कहते हैं साबरमती, लूनी, घग्गर, ये सारी नदियां। अब महानदी की बात की जाए तो आप देखेंगे यहां पर, है ना, कि ये वाला जो इलाका आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ये थोड़ा सा इलाका कृष्णा, कावेरी, इनके तटीय क्षेत्रों में, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनके तटीय क्षेत्रों पर आपको ये जलोढ़ मृदा देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर लूनी, माही, घग्गर, ये सब नदियां आ रही हैं, लूनी, माही, साबरमती। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पर भी आपको जलोढ़ देखने को मिल रही। तो आपने जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई, ये जलोढ़ का निशान है। जहां जहां नदियां बह रही हैं, जहां जहां नदियां बह रही हैं, वहीं वहीं पर जलोढ़ मृदा आ रही है। क्लियर। कहां कहां, ये उत्तर भारत का मैदान, मतलब इसको गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ भी ये बांग्लादेश भी पूरा मैदानी भाग है, चूंकि हमारे देश में है नहीं तो हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जाती है, गंगा का नाम यहाँ पर पद्मा है ना, पद्मा के नाम से जानते हैं उसको है ना, जो मिल जाती है उसमें ब्रह्मपुत्र को पद्मा कहते हैं, गंगा यहाँ जाएगी तो भागीरथी और ये सब उसके नाम हो जाएंगे। और फिर बाद में एक नदी आती है जिसको बराक कहते हैं, जो मेघना नाम से जानी जाती है यहाँ पर। तो जहां पर ये जलोढ़ मिलेगी वहां पर क्या है आपका, जहां जहां भी जलोढ़ मिलती है वो सब क्या है आपके मैदानी भाग हैं, और वहां पर नदियां जरूर हैं, बिना नदी वाले यहां मिली क्या, नहीं मिली। जहां पर नदी जा रही है और बड़ी नदी जा रही है वहीं पर आपको ये जलोढ़ मृदा यहां पर मिलेगी। क्लियर बात। और ये मृदा जो है आप देखेंगे कि इन्हीं इलाकों में, पंजाब वाला इलाका हो, हरियाणा वाला इलाका हो, है ना, तो इन्हीं इलाकों में आपको गेहूं की खेती या खेती आपको अच्छी मिलेगी, गेहूं, चावल, धान, ये सब खेतियां आपको यहां पर अच्छी देखने को मिलेंगी। क्लियर। अब अगली बात करते हैं, अगली फसल की तरफ चलते हैं कि कौन सी हम अगली मिट्टी की तरफ चलते हैं, हम कौन सी अगली मिट्टी यहां पर देखने वाले हैं, किस अगली मिट्टी के बारे में बात करने वाले हैं। अगली मिट्टी जो होगी उसको आप कहेंगे काली मृदा या ब्लैक सॉइल के नाम से आप जानेंगे। क्या होगी यहां पर, ब्लैक सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काली मृदा यहां पर क्या होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काली मृदा का मतलब क्या है, रंग हो जिसका काला, रंग हो जिसका काला उसी को कहेंगे काला। किसी गोरे को थोड़ी काला कहेंगे, रंग हो जिसका काला उसी को कहेंगे काला। तो हमारी मिट्टी का रंग है काला, इसलिए हम कह रहे हैं उसको काली मिट्टी। अब रंग क्यों हो काला, तो इस रंग के पीछे कारण यह है कि इस मिट्टी में आप देखेंगे कि इसमें लोहे की उपलब्धता पर्याप्त होती है ना, या आप इसमें इसका रंग काला क्यों है, लोहे की उपलब्धता तो आपको लाल पीली मिट्टी में भी मिलेगी। इसका रंग काला होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी फटे और उनका जो लावा है वो जगह जगह फैला, मतलब जब जगह जगह फैलता है वो लावा जमता है, मतलब उसमें बेसाल्ट रॉक आपको मिलेगी। और वो जब लावा जम जाएगा और जमने के बाद जब उस पर खेती वगैरह करने लगे तो वहां पर रंग कैसा मिला, काला मिला। इस मिट्टी में खनिज बहुत उपलब्ध, खनिज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, मतलब लोहा, फास्फोरस, ये सब चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। क्या होगा, उपलब्धता काले रंग के कारण इसको काली मृदा कहा जाता है। ये रेगर मृदा भी कहलाती है, इसका दूसरा नाम है रेगर मृदा। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में काली मृदा पाई जाती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। कृष्णा कावेरी की घाटियों में भी पाई जाती है। देखो कैसे ये मृदा का निर्माण होता है, काली क्यों कहलाती है या इस मृदा का निर्माण कैसे होता है, बात करते हैं। देखना कैसे बात करेंगे यहां पर, चलिए इसको रफ कर देते हैं। हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई एक ज्वालामुखी देखा हुआ था ना, ज्वालामुखी, लावा की बात करेंगे हम सबसे पहले। लावा या जिसको आप मैग्मा कहते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये ज्वालामुखी यहां से फूटा, ऐसे फूटा। अब ये क्या होगा कि लावा जो है वो निकलेगा यहां से और वो बहते हुए क्या होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। और ये लावा जब जम जाएगा, लावा जमने के बाद इस पर खेती होने लगेगी, ये ऊंचा हो जाएगा और जम जाएगा, यहां पर खेती होने लगेगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ये काला हो जाएगा और ये पठार हो जाएगा। ठीक, तो हमारे यहां पर जो मैग्मा बना है वो कैसा है, सरफेस थी, है ना, एक सतह थी, सतह बीच से ब्रेक हो गई, बीच से ब्रेक हो गई तो दरार पड़ी, इस दरार से लावा निकला जो यहां भी गया यहां भी गया, उसने पूरा इलाका ये रंग दिया और पूरे इलाके में यहां फैल गई। अब नीचे से निकलेगा तो दुनिया भर के खनिज जमीन के नीचे से निकलते हैं, तो उसमें खनिजों की बहुतायत हो गई और जैसे ही सारी जगह पर ये फैला तो आप ऐसी ही मिट्टी आप देखेंगे आपको अफ्रीका में भी मिलेगी और वैसे ही मिट्टी आपको भारत में भी मिलेगी। कभी जब हम बात करेंगे भारत और अफ्रीका कभी जुड़े हुए थे तो हम देखेंगे कहां कहां जुड़े हुए थे। क्लियर, तो यहां पर ये फैल गई, यहां पर फैल गई तो यहां पर भी वो लावा फैल गया, कुछ दिन बाद ठंडा हो गया तो मिट्टी बन जाती, उस पर हमने खेती करना और रहना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर आप देखेंगे कि मिट्टी फैली हुई है। नीचे से निकल कर आई तो लोहा भी होगा, चूंकि पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे तो लोहा भी है, दूसरे और खनिज भी हैं, इसमें बेसाल्ट चट्टानें पर्याप्त मात्रा में पाई जाएंगी, इस कारण से इसका रंग काला हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काली मृदा कहा जाता है। समझ में आई बात कि इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो दरारीय लावा के प्रवाह से उस लावा के ठंडे हो जाने के बाद जो मिट्टी बनती है उसको क्या कहते हैं, उसको काली मिट्टी कहते हैं। इसके गुण क्या है, काली मिट्टी में सूक्ष्म कण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब प्रचुर का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कणों के कारण यह मृदा नमी को लंबे समय तक रोक सकती है, मतलब इसमें पानी धारण करने की क्षमता या नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मृदा में कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है।
पानी को धारण कर पाने के कारण इस मिट्टी में तरह तरह के, है ना, अलग अलग प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। खास तौर से जो सबसे ज्यादा फसल उगाते हैं वो है आपकी कपास या कॉटन, है ना। काली मृदा के अंदर कपास की खेती करते हैं और ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, इस कारण से इसको कॉटन सॉइल या कपासीय मृदा भी कहा जाता है। कई अन्य फसलें भी इसके अंदर होती है, गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में यहां होता है, गन्ना भी होता है, दूसरी और फसलें सोयाबीन भी होता है, सब कुछ इसके अंदर उगाते हैं। मूंगफली भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अब ये मृदा कहां कहां पाई जाएगी? काली मृदा। काली मृदा का चिन्ह है ये, आप देखो यहां पर, ये ऊपर वाला इलाका आ जाएगा, ये मध्य प्रदेश का है, नीचे वाला इलाका ये महाराष्ट्र का है और ये वाला इलाका गुजरात का है। इन तीन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अब जब ये देखो कैसे हुआ, जब ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका ब्रेक हुआ, यहां से क्या हुआ, दरारी लावा निकला, वो दरारी लावा इस इलाके में फैल गया। ठंडा हो जाने के बाद उस पर लोग रहने लगे, खेती करने लगे, तो मिट्टी बन गई, जिसको आप काली मिट्टी कहते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, और आप महाराष्ट्र के अंदर भी पाएंगे और गुजरात के अंदर भी पाएंगे। इन तीन जगह काली मिट्टी पाएंगे। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार खास तौर से काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो यहां पर काली मिट्टी आपको मिल जाएगी। फिर छोटे छोटे पार्ट में थोड़ी बहुत जगह आपको और काली मिट्टी मिल सकती है। बड़ी जो चेन है, बड़ा जो इलाका है, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ही है। सबसे बड़ा काली मिट्टी का क्षेत्र इन तीनों राज्यों के अंदर मिलता है। क्लियर बात? तो ये इसके गुण थे कि इनके ये गुण हुआ करते थे कि इन गुणों के आधार पर, है ना, इन गुणों के आधार पर काली मिट्टी को काली कहा गया और वो हर एक फसल के लिए उपयोगी हो जाती है। अब बात करेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो इसमें दो नाम ले लिए गए हैं, लाल और पीली। लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, लाल पीली दोनों भी हो सकती है। इसी कारण से दोनों नाम लिए गए हैं, जिसको लाल पीली कहा गया है। इस मृदा का रंग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रंग जो होता है इसका, इसमें लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, इस कारण से क्या हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। तो इस मृदा का रंग क्या होता है? इस मृदा के रंग में जो रवे होते हैं, रवे आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। जब लोहे का जल योजन हो जाता है, जल योजन मतलब क्या, लोहा जल के संपर्क में आएगा, लोहे को पानी में डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो उस पर लग जाती है जंग, उसको कहते हैं लोहे का हो गया है ऑक्सीकरण, उस पर लग जाएगी जंग। तो ऐसे ही क्या हो गया, लोहे का जल योजन हो जाएगा तो इसका क्या हो जाता है, रंग थोड़ी सा पीला पड़ जाता है ना। जल योजन में क्या हो जाएगा, इसका रंग पीला पड़ जाएगा। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में लाल मृदा पाई जाती है ना। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में क्या पाई जाएगी, लाल मृदा पाई जाएगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में, गंगा का मैदान मतलब क्या, गंगा का मैदान ये, तो इसके दक्षिणी भागों में, दक्षिण मतलब क्या है, किसी चीज का दक्षिण निकालना, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे। गंगा के मैदान का उत्तर दक्षिण निकालना, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे, मतलब कहां, यहां पर। तो ये वाला इलाका क्या है, ये पूरा लाल पीली मृदा का इलाका यहां पर हो जाता है। तो गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में तथा पश्चिमी घाट के पिडमोंट जोन में, पिडमोंट जोन ये पर्वतों के बीच में पाया जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पिडमोंट जोन के अंदर ये वाला इलाका है ना, ये पिडमोंट जोन के में भी क्या होती है, ये मृदा पाई जाती है। तो कहां कहां पाई जा रही लाल मृदा, आप देखिए कि पूरा छत्तीसगढ़ कवर हो रहा है, कुछ मध्य प्रदेश कवर हो रहा है, उड़ीसा भी जा रहा है कुछ, है ना, यहां पर है ना, ये इलाका पूरा आप देखिए, तमिलनाडु, केरल, कुछ कर्नाटक वाला इलाका भी, कुछ महाराष्ट्र वाला इलाका भी। तो इन सब इलाकों में क्या हो रही है, ये लाल पीली मृदा पाई जा रही है। इसके साथ साथ कहां पाई जा रही है, आप पर्वतीय भाग में देख पा रहे होंगे, यहां पर सब जगह ये मृदा पाई जा रही है ना। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में लगभग ये मृदा पाई जा रही है। कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा पाई जा रही है। अगली बात करेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट भी हल्की लाल जैसी होती है, ईंट बनाने के काम आती है। ईंट या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान होगा, साथ ही भारी बारिश होगी, मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा गिरेगा, वहां पर ही लेटराइट का निर्माण होगा। अब आप देखिए क्या होगा, है ना, ज्यादा पानी गिरेगा, है ना, आपको समझना है कि क्या होगा। मान लीजिए कि हमने कोई जमीन का टुकड़ा ये ले लिया, है ना, मान लीजिए कि हमने कोई जमीन का टुकड़ा ये ले लिया, ठीक। अब हमने बरसा दिया इसके ऊपर, बहुत तेज पानी गिर गया। बहुत तेज पानी गिरेगा तो क्या होगा, आप बताइए। बहुत तेज पानी गिर रहा है, आप बताइए, बरसात का मौसम चल रहा है, पकोड़े खा रहे होंगे, है ना, चाय पी रहे होंगे, सर को पूछने रहेंगे पकोड़े खा लो। तो आप बताओ कि क्या होगा, बहुत तेज बारिश हो गई है तो क्या होगा, बहुत तेज बारिश हो गई तो जमीन पर आएगी। अब ये पानी क्या होगा, धीरे 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 नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा।
बहुत तेज बारिश हो गई तो पानी धीरे धीरे जमीन में नीचे जाएगा। इसके साथ और क्या नीचे जाएगा, जमीन में जब पानी नीचे जाएगा तो जो पोषक तत्व मिट्टी की मृदा की, मृदा क्या है, ये ऊपरी इलाका है ना मृदा, मृदा क्या कहते हैं, यहां पाई जाएगी ऊपर मृदा, लेकिन पानी रिस रिस कर नीचे जा रहा है, रिस रिस कर नीचे जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जो पोषक तत्व हैं, जो खनिज हैं, वो भी रिस रिस कर क्या होंगे, नीचे की तरफ जाने लगेंगे, नीचे की तरफ जाने लगेंगे। अब गर्मी ज्यादा होगी, जब गर्मी ज्यादा होगी तो पानी क्या होगा, भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, लेकिन ये भाप बनकर ऊपर उड़ेगा तो जो भारी खनिज है वो नीचे रह जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, ऊपर की जो ये मृदा है, ऊपरी मृदा उतनी उपजाऊ अब रह नहीं जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर कैसी फसल लगाएं, तो इस पर ऐसी फसल लगानी पड़ेगी जिसका पेड़ का झाड़ है ना, जिसके पेड़ का झाड़ बड़ा होता हो, और वैसी वाली फसल लगानी पड़ेगी। तो कैसी फसल होगा, ये पेड़ का झाड़ मतलब चाय लगाएंगे आप, सेब लगाएंगे आप, है ना, कॉफी लगाएंगे आप, है ना, और क्या लगाएंगे आप, सेब लगाई दिया अपन ने, बादाम लगा देंगे आप। तो ऐसी फसलें कहां होंगी, इन क्षेत्रों में। आप देखेंगे चाय कॉफी खास तौर से किसके लिए ज्यादा उपयुक्त हो जाएगी, खास तौर से हम बात करें चाय कॉफी के लिए ज्यादा ये उपयुक्त हो जाती है, क्योंकि चाय कॉफी का पेड़ बड़ा हो। तो अगर मान लो पौधा छोटा है, हमारा पौधा मान लो, कभी पौधा उखाड़ना भी बरसात में, छोटा सा पौधा उखाड़ना, मान लीजिए कि आपने बहुत छोटा सा पौधा उखाड़ा तो इसकी जड़ भी कितनी सी निकलेगी, इतनी सी निकलेगी, और आपने बड़ा पेड़ देखा तो कितनी बड़ी जड़ होती है। तो ये जड़ जब नीचे जाएगी तो जड़ें, मान लीजिए कि यहां पर हमने पेड़ लगा दिया, है ना, हमने मान लीजिए कि पेड़ लगा दिया, ये पेड़ लग गया यहां पर। अब इस पेड़ की जो जड़ें होंगी वो कहां तक आएंगी, उस पेड़ की जड़ें आप देखें नीचे तक आएंगी, और जड़ क्या करती है, नीचे से पानी और पोषक तत्वों को खींच कर ले जाएगी। तो अब इसको कोई दिक्कत पड़ेगी क्या, ऊपर कौन सा पौधा होता है, छोटे पौधे होते हैं यहां, और यहां मिल नहीं रहा तो क्या होगा, सूख कर गिर जाएगा। लेकिन बड़े पौधे कोई नुकसान पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नीचे से कई सारे पोषक तत्वों को खींचकर ऊपर ले जा रहा है, इस कारण से इसको कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आई बात कि लेटेराइट क्या है, तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा का क्या मतलब हो गया। भारी वर्षा से क्या हो रहा है, निच्छालन। वही निच्छालन का मतलब क्या है कि जो आपके खनिज है वो कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो भारी वर्षा से होगा निच्छालन, और इससे क्या होगा, निच्छालन होगा तो जीवाणु मर जाएंगे, तो ऊपर की क्या है, मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए लेटेराइट मृदा में ह्यूमस नगण्य और शून्य होता है। कार्बनिक पदार्थ हैं जो लेटेराइट मिट्टी में पाए ही नहीं जाते हैं। यह मृदा मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, है ना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। खाद के भरपूर प्रयोग के बाद इस मृदा पर खेती के लायक बनाते हैं, इसको खेती करते हैं। ये देख लीजिए, ये है लेटेराइट, ऐसी होती है मृदा। क्या उगाएंगे इस पर अपन कोई फसल, कहां मिलेगी लेटेराइट, तो आप देखो ये लेटेराइट कहां मिल रही लेटेराइट, तो ये यहां मिल रही, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा यहां पर, 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 थोड़ा यहां पर, थोड़ा यहाँ पर। ये वो है मानसेराम, चिरापुंजी, मेघालय वाला गारो, खासी जयंतियाँ। यहाँ पर वर्षा बहुत होती है तो यहाँ पर मिल रही है, गर्मी भी होती है यहाँ पर इन सब इलाके में ये लेटेराइट मृदा मिलती है, जिस पर क्या करते हैं, चाय कॉफी की खेती कर पाते हैं, और इसका उपयोग किसमें करते हैं, मिट्टी के ईंट के निर्माण में इसका उपयोग अच्छे से कर लेते हैं। क्लियर, चलिए चलते हैं अगली मृदा की तरफ। अगली मृदा है जिसको आप कहते हैं मरुस्थलीय मृदा कहलाती है, मतलब डेजर्टी सॉइल जो होगी उसको हम कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। मतलब कुछ इस तरीके की जहां पर कुछ पैदा नहीं करते, रेत जैसी होती है, उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। मतलब कहां होगी, जहां पर अल्प वर्षा होती है और गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर क्या होगा, आपको मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। अधिक तापमान के कारण इन क्षेत्रों का बाष्पीकरण तेजी से होता है, चट्टानें टूटती बहुत तेजी से हैं, धीरे धीरे वो रवा बन जाती हैं, रवा बनने से वो रेत हो जाती है, इसी कारण से उस इलाके को हम रेगिस्तान कह देते हैं, और वहां पाई जाने वाली मिट्टी को हम मरुस्थलीय या रेगिस्तानी मृदा कह देते हैं। इस मृदा में लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। इस मृदा को समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। बहुत उपचार करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको खेती के लायक बना सकते हैं। राजस्थान और गुजरात में आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेगी। मैप के ऊपर हम बात करेंगे कहां पर, राजस्थान और गुजरात में ना मरुस्थलीय मृदा के ऊपर बात की जा रही है, तो कहां पर मिलेगी आपको, राजस्थान और गुजरात के अंदर। तो ये वाले जो पीला आप देख पा रहे हैं शुष्क किया, तो ये क्या है, राजस्थान और गुजरात के अंदर आपको ये मरुस्थलीय मृदा देखने को मिल रही होगी, है ना। अब एक और मृदा है जिसको हम कहते हैं वन मृदा। वन मृदा क्या होगी, वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा को कहेंगे कि यह अभी विकसित हो रही मृदा है, पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाई है, विकसित हो रही मृदा है। तो ये वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी। ऊपरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, और लेकिन निचले भागों में यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। अम्लीय होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, हम बागान लगाते हैं, सेब वगैरह या ऐसी फसलों को हम यहाँ पर तैयार करते हैं, वो फसलें हम वहां पर उगा पाते हैं। लेकिन निचले क्षेत्रों में यह मृदा क्या होती है, आपकी काफी उपजाऊ हो जाती है। ये वन मृदा के बारे में हम बात करने वाले हैं, पर्वत या वन मृदा। कहां पर, ये आप देखिए पर्वत
या वन मृदा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर वन सारी प्रकार की लगभग मृदाएं सभी प्रकार की देख ली कि जलोढ़ भी हो गई, लाल पीली काली, लेटराइट, शुष्क और वन मृदा भी हो गई। सबको एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है इनके अंदर। हम अगर बात करें यहां पर कि जलोढ़, तो जलोढ़ क्या है? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जल के द्वारा जलोढ़ बनाई जाती है। कहां पाई जाएगी? नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाएगी। नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है वहां पाई जाएगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना के मैदान में, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के मैदान में ये पाई जाएगी। ठीक, फिर इसमें गुण क्या देखे थे, इनकी विशेषता क्या है? तो इनमें हमने देखा था कि इसके अंदर क्या है कि ये उपजाऊ बहुत होती है, इसमें सिल्ट, रेत और मृतिका पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। दो प्रकार थे, जलोढ़ मृदा जिसको बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं, हमने ये देखा हुआ था। पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर काली मिट्टी, काला रंग होता है, इस कारण से काली कहलाती। कपास गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त अच्छी होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, चूना ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। शेष जो खनिज पदार्थ हैं वो इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। लाल पीली मृदा के ऊपर बात करें कि इस मृदा का रंग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण लाल होता है। हमने देखा हुआ था जल योजन के बाद इस मृदा का रंग पीला भी पड़ जाता है। दक्कन पठार के पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में यह मृदा पाई जाती है। लेटराइट, जहां तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, वहां पर ये लेटराइट मृदा बनेगी। ह्यूमस नहीं होगा, है ना, ह्यूमस नहीं होगा। और ये कहां पाई जाएगी? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। फिर हमने मरुस्थली मतलब मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। और फिर हमने बात करी थी वन मृदा को लेकर, तो ये कहां पाई जाएगी? जहां पर जो वन है पहाड़ी क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाएगी। हमने इस प्रकार से सभी मृदाओं का मैप देख लिया था कि पर्वतीय मृदा कहां पाई जा रही है? पूरे हिमालय वाली बेल्ट में पाई जा रही है। जलोढ़ मृदा कहां पाई जा रही है? पूरा नदी वाले बेल्ट के अंदर ये जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। लाल कहां पाई जा रही है? तो आपको मैदानी भाग के दक्षिण में देखने को मिलेगा और दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। काली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर पाई जाएगी। लेटराइट कहां पाई जाएगी? जहां तापमान ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होती है, वहां पर पाई जाएगी। और शुष्क कहां पाई जाएगी? जहां वर्षा कम होती है वहां पाया जाएगा। तो ये मृदाएं हमने सारी देख ली थी कौन कौन सी और कहां कहां पर पाई जाती हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां से कोई सा भी आप कोर्स चुन सकते हैं। स्कूल का कोर्स चुना है, मान लीजिए हिंदी मीडियम, फिर आपने अपनी क्लास चुन ली। आपको क्लास चुननी पड़ेगी कि आप कौन से क्लास के विद्यार्थी हैं। आपने क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10th यहां पर चुन ली। जैसे ही आप क्लास 10th चुन लेते हैं आपके सामने सभी टीचर आ जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको भूगोल पढ़ना है, जैसे आप वॉच नाउ करेंगे तो आपको क्या होगा? वॉच नाउ करते ही यहां पर एक पूरा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी चैप्टर वाइज। यहां पर पूरे बहुत अरेंज फॉर्मेट में आपको चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर पर क्लिक करेंगे, टॉपिक मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, सब कुछ आपको यहां मिलेगा सिस्टमैटिक और अरेंज फॉर्मेट में। आपको वीडियो देखना है, बस उस टॉपिक के आगे वॉच नाउ लगा है उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है, उसका भी उपयोग आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करें? तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।